अडानी को मुश्किल में डाल हिंडनबर्ग को क्या मिला? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को जबरदस्त झटका दिया, लेकिन इसका शॉर्ट सेलिंग से क्या संबंध है? हिंडनबर्ग रिसर्च ने साल 2022 में 10 शेयरों की पहचान ओवर वैल्यूड के रूप में की। नतीजा क्या निकला? रिटर्न में 42% की गिरावट। हिंडनबर्ग के 2 अभियान साल के 2 सबसे बड़े शॉर्ट सेलिंग थे। इलॉन मस्क की हिचकिचाहट के कारण जब ट्विटर डील फंसती दिख रही थी, तब हिंडनबर्ग ने कंपनी के खिलाफ दाव लगाया। बाद में उसने पाला बदला और दोनों तरफ से पैसे कमाए। अब उसने अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोला है। स्टॉक में हेराफेरी समेत कई तरह के आरोप लगाए हैं। जवाब में अडानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, साथ ही धमकी दी है मुकदमा करने की। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई। फाउंडर गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। ग्रुप को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा। लेकिन ये कहानी आरोपों की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे संदेह का लाभ उठाकर बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। पारंपरिक अर्थों में निवेश के बारे में सोचने पर हम दूर की देखते हैं। हमारी सोच होती है कि ये कंपनी अच्छा करेगी तो इसके शेयर खरीद लिए जाएं। समय के साथ शेयर के दाम बढ़ते जाएंगे। लेकिन शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें लगता है कि स्टॉक का वैल्यू जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक है। वजह क्या है? शायद इसलिए कि इसकी कमाई पर्याप्त नहीं बढ़ रही, या फिर कंपनी कर्ज के ढेर पर बैठी है। ऐसे में शेयरों को ऊंचे दाम पर खरीदने के बजाय उन्हें उधार लिया जाता है। मान लीजिए कि अभी शेयर की कीमत है 100 रुपए। मैं उधार देने वाले को कुछ रुपए देती हूँ, लेकिन शेयर की पूरी कीमत नहीं चुकाती। इसके बाद मैं उस शेयर को बेच देती हूँ पूरे 100 रुपए में। अब जिसने शेयर खरीदा उसे नहीं पता है कि मैंने उधार के शेयर बेचे हैं। दूसरी ओर मुझे लग रहा है कि शेयर के दाम गिरेंगे, तो मान लीजिए कि दाम गिरकर 30 रुपए पर आ जाते हैं। तब मैंने जिससे उधार लिया है उसे ये सस्ते शेयर वापस करने के साथ जरूरी फीस भी दे देती हूँ। जो पैसा बचा वे मेरा। इसी तरह काम करती है शॉर्ट सेलिंग। ये तरीका 400 साल पुराना है। दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई थी पहली शॉर्ट सेलिंग। इस कंपनी का कारोबार मुगल भारत, बंगाल, चीन और हमारे ज्यादातर पड़ोसी देशों में फैला था। एक बार कंपनी के एक डायरेक्टर को निकाल दिया गया। कारण स्पष्ट नहीं है। उस डायरेक्टर ने शर्त लगाई कि कंपनी के शेयर गिरेंगे और उसने शॉर्ट पोजीशन ले ली। कानूनी तौर पर यह सही था। फिर वे कंपनी के बारे में अफवाहें फैलाने लगा कि प्रोडक्ट खराब है, बड़ा घाटा है वगैरह। हालांकि इससे असर नहीं पड़ा और वे अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठा। शॉर्ट सेलर्स को हमेशा से इकोनॉमी के खलनायक के रूप में देखा गया है। ऐसे में सवाल है कि शॉर्ट सेलिंग गैर कानूनी क्यों नहीं? समय समय पर इस बारे में मांग उठती रही है, खासकर वित्तीय संकटों के दौरान। लेकिन रिसर्च से जाहिर है कि शॉर्ट सेलिंग पर रोक से सारी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। उल्टे इसकी वजह से मार्केट लिक्विडिटी पर असर पड़ सकता है। मुश्किल वक्त में जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है और शॉर्ट सेलर को लगता है कि ये अब सबसे निचले स्तर पर है, तो वे उसे खरीद लेता है। इससे मार्केट को मदद मिलती है। 2007-2009 के वित्तीय संकट के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, ताइवान समेत कई देशों ने शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई थी। उनका मानना था कि इससे स्टॉक के दामों में हो रही गिरावट रुक जाएगी, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले। कुछ निवेशकों का तो मानना है कि शॉर्ट सेलिंग से किसी स्टॉक की सही कीमत हासिल करने में मदद मिलती है। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट भी समर्थक हैं शॉर्ट सेलिंग के। अब सवाल है कि बाजार की गड़बड़ियों पर निगाह रखने वाली कंपनियों, एजेंसियों या एक्टिविस्ट का शॉर्ट सेलिंग से क्या संबंध? तो शॉर्ट सेलिंग की प्रकृति ही क्रांतिकारी है। घोटालों का पता लगाते हुए पैसे कमाना। 2010 के आसपास इसमें तेजी आई। बहुत खोजबीन के बाद रिपोर्ट जारी की जाती है कि फलाने कंपनी के शेयरों में गड़बड़ी है। 2020 की बात है। शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट मडी वॉटर्स ने एक गुमनाम रिपोर्ट साझा की, जिसे किसी शख्स ने दिया था। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वे शख्स चीनी कॉफी चेन
लकिन कॉफी के कैफे में जाकर बैठा और ग्राहकों की गिनती की। तब तक माना जाने लगा था कि लकिन कॉफी चेन चीन की स्टारबक्स साबित होगी, लेकिन उस रिपोर्ट ने बताया कि बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तब 2 महीनों के दौरान ही स्टॉक के दाम 160% बढ़ गए थे। लकिन कॉफी ने आंतरिक जांच कराई और एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर धोखाधड़ी करता। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हकीकत में वीडियो में दिखाए गए ट्रक में इंजन ही नहीं था और वे पहाड़ी की ढलान से नीचे उतरा। निकोला ने इसका खंडन किया। लड़ाई चली। सिक्योरिटी फ्रॉड जांच के लिए कंपनी भुगतान करने को राजी हो गई और आखिर में 2022 में इसने अपने बैटरी से चलने वाले सारे ट्रक वापस मंगा लिए। बीते साल इसके शेयर्स में 67% से ज्यादा की गिरावट आई। लेकिन कई बार शॉर्ट सेलिंग दूसरे तरीके से भी काम करती है, जैसे कि मेम स्टॉक के साथ। ऐसे स्टॉक जो सोशल मीडिया के जरिए लोकप्रियता हासिल करते हैं। गेम स्टॉप याद है आपको? इसके बारे में कह दिया गया था कि स्टॉक की कीमत गिरेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा होने लगी। कीमतों में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हकीकत में वीडियो में दिखाए गए ट्रक में इंजन ही नहीं था और वे पहाड़ी की ढलान से नीचे उतरा। निकोला ने इसका खंडन किया। लड़ाई चली। सिक्योरिटी फ्रॉड जांच के लिए कंपनी भुगतान करने को राजी हो गई और आखिर में 2022 में इसने अपने बैटरी से चलने वाले सारे ट्रक वापस मंगा लिए। बीते साल इसके शेयर्स में 67% से ज्यादा की गिरावट आई। लेकिन कई बार शॉर्ट सेलिंग दूसरे तरीके से भी काम करती है, जैसे कि मेम स्टॉक के साथ। ऐसे स्टॉक जो सोशल मीडिया के जरिए लोकप्रियता हासिल करते हैं। गेम स्टॉप याद है आपको? इसके बारे में कह दिया गया था कि स्टॉक की कीमत गिरेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा होने लगी। कीमतों में उछाल आ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग गेम स्टॉप में पैसा लगा रहे थे, उनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, वे बस विरोध जता रहे थे। भारत में शेयर होल्डर एक्टिविज्म का इतिहास क्या है? भारत में हिंडनबर्ग के सबसे शुरुआती अभियानों में था बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरनेशनल के खिलाफ लगाए गए आरोप। जब पहली बार हिंडनबर्ग ने अनियमितता के आरोप लगाए तो इरोज ने मुकदमा दायर कर दिया। मामला खारिज हो गया। अगली बार हिंडनबर्ग ने रिसर्च की, कर्मचारियों से बात कर सबूत जुटाए, इरोज के खिलाफ जांच बैठी और उसके शेयर गिरते ही चले गए। भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। विरोध एक चीज है और एक्टिविस्ट ट्रेडिंग दूसरी। कई स्टडी से पता चलता है कि भारतीय शेयर धारक आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं। इसके अलावा जब तक किसी मजबूत संगठन का साथ ना हो, शॉर्ट सेलिंग महंगी साबित हो सकती है।